ये कोई हमारे पास एक अरेंजमेंट है। ये कार्बन है और sp3 है, और एक हमारे पास ये मैंने ऐसा ही सेम अरेंजमेंट यहाँ पर जो है वो दूसरा लिया है। ठीक है, इनसे कोई ग्रुप यहाँ पर एडेड है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इससे कार्बन से ग्रेटर है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से लार्जर है। अब कार्बन से अगर इसकी लार्जर है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट होंगे, और इस साइड में शिफ्ट होंगे तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। वही सिचुएशन जो यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब जैसा कि हमें पहले से ही पता है, हम पिछले लेक्चर के अंदर अच्छे से स्टडी कर चुके हैं कि कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, और वही न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह भी बिहेव जो कर सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ही अगर कोई हाइड्रोक्सिल आयन ले लिया जैसे, है ना, OH-, तो ये जो OH- है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, और यही हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो एज ए बेस भी अटैक कर सकता है। यहाँ पर हम इसको बेस मान करके स्टडी करेंगे, और यहाँ पर हम इसको न्यूक्लियोफाइल मान के स्टडी करते हैं। देखते हैं कि दोनों केस के अंदर क्या जो डिफरेंस है वो आता है। जनरली हमें पता है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल, मान लो यही मैं अगर हाइड्रोक्सिल आयन की बात करूं, तो यदि ये किसी H+ पर अटैक करता है, अगर ये किसी H+ पर यदि अटैक करे, तब तो हम इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तब हम बोलेंगे इसको बेस। और अगर ये H+ की बजाय किसी दूसरे कंपाउंड के ऊपर जो है वो अटैक करे इस टाइप से, मान लीजिए ये दूसरे टाइप के ऊपर इस टाइप से दूसरे टाइप के किसी कंपाउंड के ऊपर जो है अटैक करे और उसके साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन भी करे, तब यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा। तो अब देखिए, जब इसने H+ पर अटैक करा तब ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और H+ को छोड़ के दूसरे किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर यदि अटैक कर रहा है तब ये न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम इसके बारे में अच्छे से जो है ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो हम यहां बात करते हैं। कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये जो है ऐसे अटैक करे। न्यूक्लियोफाइल जो है, यहां अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा। कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करे और ये ग्रुप लीव कर जाए, ये ग्रुप लीव कर जाए। न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, इसके साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन करे और इस ग्रुप को बाहर निकाल दे, ये ग्रुप बाहर निकल जाए, लीव कर जाए, लिविंग ग्रुप। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से हुई है, इसलिए इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे इसको SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को बताता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टाइप को बताता है। न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करे, इसके साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन करे और एक ग्रुप को लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दे। इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ये बनती है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो बॉन्ड की फॉर्मेशन बाद में करे, न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड की फॉर्मेशन बाद में करे और ग्रुप पहले ही निकल जाए, ग्रुप पहले ही निकल जाए। न्यूक्लियोफाइल जो है वो बाद में इसके साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन करे, पहले लिविंग ग्रुप निकल जाए, न्यूक्लियोफाइल बाद में आके बॉन्ड की फॉर्मेशन करे। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलेंगे SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, क्योंकि इसमें केवल एक मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हुआ था, लिविंग ग्रुप जो था
वो फर्स्ट में लीव कर गया, ठीक है, लीविंग ग्रुप फर्स्ट में लीव कर गया और न्यूक्लियोफाइल जो था उसने बाद में बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि कहीं ऐसा हो जाए कि इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और इधर से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए, दोनों काम साथ साथ हो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना, दोनों काम एक ही साथ हो, इधर से न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड की फॉर्मेशन करे और इधर से ये बाहर निकले, दोनों एक साथ हो। क्यों? इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे SN2, जहां पर क्या हो कि न्यूक्लियोफाइल जिस टाइम न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसी वक्त लिविंग ग्रुप भी बाहर निकल रहा हो, लीव कर रहा हो, दोनों काम साथ साथ में हो, उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलेंगे SN2, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शंस, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है और लिविंग ग्रुप बाहर भी निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है, बाहर भी निकल रहा है, यानी ये कंपाउंड भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ये कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए बाइमोलिकुलर रिएक्शन। पहले वाले में क्या था कि इसने बाद में बॉन्ड की फॉर्मेशन की थी, पहले ये बाहर निकला था, यानी अकेला मॉलिक्यूल जो था, ये अकेला मॉलिक्यूल जो था इसने केवल पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर बोला गया, ये एक पॉसिबिलिटी। अब देखिए यही हाइड्रोक्सिल आयन मान लेते हैं यहां पर, अब ये बेस की तरह अगर बिहेव करे तो मैंने आपको क्या बताया था, बेस की तरह केवल हम उसको तब बोलेंगे जब ये किसी H+ पर अटैक करे। तो यहां पर देखिए कि ऑब्वियसली ये किसी H+ पर ही अटैक करेगा, तभी बेस, मतलब तभी इसको बेस बोला जाएगा। तो मैं यहां पर H जो है वो लगा देता हूं, यहां H लगा दिया, यहां H लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या करे, बीटा H अगर यहां ग्रुप लगा है, यहां यदि ग्रुप लगा है तो ये जो है अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। तो यहां पर ये क्या करे, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करे और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए, लिविंग ग्रुप को बाहर ले जाए, दो काम, हाइड्रोजन पर अटैक, लिविंग ग्रुप का बाहर, यहां से हाइड्रोजन भी बाहर जाता है, लिविंग ग्रुप भी बाहर जाता है, एक मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होता है, हाइड्रोजन भी बाहर और ये भी बाहर, दोनों मॉलिक्यूल बना के बाहर निकल जाते हैं। हाँ, क्या दोनों ही बनाते हैं या फिर अलग अलग बनता है, इसके बारे में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप केवल ये समझें कि यहां से एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है, इसी की वजह से इसको एलिमिनेशन रिएक्शंस बोला जाता है, एक मॉलिक्यूल का एलिमिनेट होता है यहां पर, ठीक है। जब दो एक साथ बाहर निकलते हैं तो यहां पर क्या होता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है ना, इस टाइप से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसने H पर अटैक करा, लिव ग्रुप बाहर निकला, यानी कि एक H बाहर निकलेगा और यहां से एक लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां भी दो पॉसिबिलिटी हैं, दो पॉसिबिलिटी देखिए कौन कौन सी है, कि पहले लिविंग ग्रुप जो है वो अकेला बाहर निकल जाए, पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे E1। भाई इस फिनोमिनोन, इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। अब ये एलिमिनेशन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, E से। अब यदि फर्स्ट में लिविंग ग्रुप लिव कर जाए, ये नहीं करे, है ना, अकेला लिविंग ग्रुप है वो लिव कर जाए, इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, E1, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों एक साथ लिव कर जाएं, दोनों जो है वो एक साथ लिव कर जाएं। तो दोनों यदि एक साथ लिव कर जाएं तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे E2 रिएक्शंस, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यदि कोई न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे तब तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वही मॉलिक्यूल यदि बेस की तरह बिहेव कर जाए तब जो रिएक्शंस होगी उनको हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें मॉलिक्यूल का एलिमिनेट होता है, डबल बॉन्ड क्रिएट होता है ना, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड,
और इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, एक लिविंग ग्रुप बाहर निकल के उसकी जो न्यूक्लियोफिलिक जो फाइल है वो लग जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चलिए हम लोग अब इसके बारे में कोई एक रिएक्शन हम लोग स्टडी करने वाले हैं और वो करेंगे SN1 रिएक्शन, ठीक है, SN1 रिएक्शन। अब SN1 में क्या होता है, देखिए मान लो ये कोई इस टाइप का अरेंजमेंट है, ये R3 लगा देते हैं और ये R2 लगा देते हैं, ठीक है, और इससे कोई ग्रुप लगा हुआ है ना, इस टाइप से। अब अगर SN1 रिएक्शन हो, ठीक है, यदि SN1 रिएक्शन हो तब क्या होगा, जब रिएक्शंस करवाई जाए, जब रिएक्शंस जो है वो करवाई जाए, तब क्या होता है, रिएक्शंस करवाने से जो है वो फर्स्ट में ये ग्रुप लीव कर जाता है, फर्स्ट में ये ग्रुप जो वो लीव कर जाता है। लीव करने से क्या हुआ, इस टाइप का अरेंजमेंट बना हमारे पास, इस टाइप का अरेंजमेंट हमारे पास बन के आता है। और यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज, लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, लीव कर गया, ठीक है, हम यहां पर लिख देते हैं -G-, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर हम देखें तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन था वो क्या था, sp3 था। शेप क्या थी इसकी, शेप क्या थी इसकी, शेप थी इसकी टेट्राहेड्रल, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या था इसका, बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री एट आर्क मिनट, ठीक है। और जो कार्बन थे उस पर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8 था, ठीक है। यहां की अगर बात करें, यहां की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर देखो कि जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। अब शेप कैसी हो गई इसकी, शेप कैसी हो गई इसकी, शेप हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, ध्यान रखें अच्छे से, ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गई। और ट्राइगोनल प्लेनर कैसे हो गई, देखिए ये पहले जो है ये टेट्राहेड्रल शेप में था, यानी 2 मॉलिक्यूल ऐसे, फिर तीसरा ऐसे, ठीक है, और एक जो है ऐसे ऊपर की तरफ निकला हुआ था, इस टाइप की इसकी शेप थी, ये 3 और ये ऊपर की तरफ। पहले इसकी शेप जो थी वो इस टाइप से थी, ठीक है। तब इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल की जो फॉर्मेशन हो रही थी वो 109 थी। इसके बाद में ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, बाहर निकला तो इन्होंने क्या करा, अपनी पोजीशन चेंज करी और अब ये इस टाइप से बन गए, है ना, ऐसे बन गए अभी। अब इनकी जो शेप हो गई वो कुछ जो है इस टाइप से बन गई, है ना, इस टाइप से बन गई। और अब इनके बीच में बॉन्ड जो आ गया 120 डिग्री का आ गया, 120 डिग्री का, प्लस अब ये प्लेनर हो चुके हैं, है ना, क्यों, अब ये प्लेनर हो चुके हैं। अब इस पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो बोथ साइड से अटैक कर सकता है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, यानी कि फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, यानी 2 पॉसिबिलिटीज बन चुकी हैं अब इसके लिए। तो इसकी शेप कैसी हो गई हमारे लिए, यहाँ पर शेप कौन सी हो गई इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गई। अच्छा, बॉन्ड एंगल, तो यदि sp2 है तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया इसका, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने अब कार्बन के ऊपर, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन चुका है। अच्छा, अब देखिए ये लिविंग ग्रुप लीव करा है, तो ये जो स्टेप होता है, ये स्टेप हमारा कौन सा होता है, देखिए स्लो स्टेप होता है। ये स्टेप कौन सा होता है हमारा, स्लो स्टेप होता है। चलिए इसको मैं इधर से थोड़ा सा जो है वो मिटा देता हूं, क्योंकि इसकी हमारी जरूरत नहीं है, sp3 का डाटा ऑलरेडी हमारे माइंड में रहता है पहले से, ठीक है ना। तो ये जो है ये ऑलरेडी स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप है इसलिए इस स्टेप को बोला जाएगा RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, रेट डिटरमाइन स्टेप, यानी कि इस स्टेप से ही इस रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन किया जाता है। किसी भी रिएक्शंस में मोर देन
वन स्टेप में अगर रिएक्शंस हो रही है, मोर देन वन स्टेप, एक से ज़्यादा स्टेप में यदि रिएक्शन हो रही है, तो जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, जो सबसे स्लो स्टेप होता है। क्यों? वहीं से जो रेट है वो डिटरमाइन रिएक्शंस की जाती है। ठीक है, अब ये आ गया, ये स्लो स्टेप था और आरडीएस था। अब न्यूक्लियोफाइल आता है फास्ट स्टेप में। यहां पर कार्बोकेटाइन ये जो बना है वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना है। रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल है, अगर कहीं रीअरेंजमेंट हो रहा हो, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने अच्छे से रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ा है, रीअरेंजमेंट यदि हो रहा हो तो पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट यदि हो रहा है तो होगा। ठीक है, चलिए अब न्यूक्लियोफाइल आता है फास्ट स्टेप में। तो मैंने अभी भी आपको क्या बताया था कि ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। भाई इस टाइप से यदि अरेंजमेंट हो रहा है, क्यों, इस टाइप से यदि अरेंजमेंट हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल के लिए दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो है बैक साइड से भी अटैक करे और फ्रंट साइड से भी अटैक करे। तो दोनों साइड से अटैक करता है, और दोनों साइड से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट भी दो बनेंगे यहाँ पर। तो प्रोडक्ट जो वो किस टाइप के बनते हैं इसके, देखिए ER2, ये न्यूक्लियोफाइल लग चुका है यहाँ पर। साथ ही साथ एक दूसरा इसी की मिरर इमेज बनती है, इसी की मिरर इमेज बनती है। ER2, ER3 और ये न्यूक्लियोफाइल, बोथ आर मिरर इमेज। इनको हम क्या बोलेंगे, रेसेमिक मिक्सचर। यानी कि यहां पर प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, रेसेमाइजेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का रेसेमिक मिक्सचर फॉर्म्ड हो रहा है, यानी प्रोडक्ट का रेसेमाइजेशन हो रहा है। अब है ना, कुछ यहां पर हम ये भी देखते हैं, क्या यहां पर ट्रांजिशन स्टेट भी फॉर्म होती है? बिल्कुल होती है। जैसे लिविंग ग्रुप यहां से यहां बाहर निकलता है तो बीच के पीरियड में क्या होता है, बीच के पीरियड में ये होता है, देखिए बीच के पीरियड में ये होता है कि मैंने ये यहां पर बना दिया, ER3, ER2, और बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होता है ऐसे, यानी बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट होता है। तो ये बीच में एक TS बनती है, इसको हम लोग बोलेंगे TS, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट होता है, ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक होने के बाद में ये बना, ब्रेक होने के बाद में इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेप, जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी कंपैरिजन में इंटरमीडिएट स्टेबल होती है, हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, बट ट्रांजिशन स्टेट की कंपैरिजन में ये स्टेबल होती है। ठीक है, बहुत ही लेस टाइम के लिए ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनती है। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल, सॉरी जी लगाना था ना यहाँ पर ग्रुप, जैसे ये बाहर निकला इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा तो न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो किस टाइप से होती है, वो धीरे धीरे ऐसे है ना होना स्टार्ट हो जाती है पहले। अब ये इसने बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट कर ली, इसने बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर ली, बॉन्ड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, थोड़ा चार्ज लगा देंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ठीक वैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दें, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दें। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, और उसके बाद में बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली फॉर्म्ड होकर के ये बन गया। TS कितनी बनी, इन दोनों के बीच में एक TS बनी, इन दोनों के बीच में एक TS बनी। ठीक है, चाहे कार्बोकेटाइन बने या नहीं बने, बट किसी भी रिएक्शन में TS जरूर बनती है। TS जो है ऑलरेडी सब में बनेगी। कार्बोकेटाइन और इसके बीच में एक TS बनी, फिर इसके बीच में और इसके बीच में एक TS बनी,
टोटल कितनी टीएस बन गई यहाँ पर? 2 टीएस बन गई। तो हम इसको बोलेंगे TS1, ये बन गई ट्रांजिशन स्टेट 1, और इसको बोल देंगे ट्रांजिशन स्टेट 2। ठीक है, देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ था, इन फर्स्ट स्टेप, बताइए जरा कि पहले स्टेप में क्या हुआ था, लिविंग ग्रुप बाहर निकला था। ठीक है ना, लिविंग ग्रुप बाहर निकला था, लिविंग ग्रुप लिव्स। अब ये स्टेप कौन सा था बताओ, ये स्टेप कौन सा था, ये था ठीक स्लो स्टेप। तो हम लिख सकते हैं इन फर्स्ट, यहां पर जो है स्लो भी लिख सकते हैं कि इन फर्स्ट स्लो स्टेप लिविंग ग्रुप लिव्स, लिविंग ग्रुप लिव्स, एंड दिस स्टेप इज, ये स्टेप कौन सा बोलेंगे हम लोग इसको, RDS। इन फर्स्ट स्लो स्टेप लिविंग ग्रुप लिव्स, दिस स्टेप इज RDS। पहला स्टेप क्या था, रेट डिटरमाइन स्टेप था। ठीक है, इसके बाद में, इस स्टेप के बाद में क्या बना था, देखो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना था। ठीक है ना, तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। ठीक है, अच्छा साथ ही साथ क्या TS बन रही है, क्या हर स्टेप के बाद में TS बन रही है? तो ट्रांजिशन स्टेट यूं लिखेंगे कि 1 ट्रांजिशन स्टेट, 1 TS ऑफ ईच स्टेप। यदि 2 से ज्यादा स्टेप हो रहे हों तो हर स्टेप के पीछे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती जाएगी। ठीक है, 1 TS ऑफ ईच स्टेप। बाद में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो है ना, तब क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोफाइल कम्स इन फास्ट स्टेप। ठीक है, यानी जो SN1 जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है। ये था स्टेप 1, ये था स्टेप 1, ये है स्टेप 1 जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। फिर यहां से यहां तक था स्टेप 2, यहां से यहां तक क्या था, स्टेप 2। इस स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। तो न्यूक्लियोफाइल कम्स इन फास्ट स्टेप। रेट का इफेक्ट केवल फर्स्ट स्टेप में ही रेट डिटरमाइन होती है। सेकंड स्टेप जो है वो एकदम से फास्ट स्टेप है, उसका रेट से कोई लेना देना नहीं है। यदि फर्स्ट स्टेप में रिएक्शंस, फर्स्ट स्टेप यदि कंप्लीट हो गया तो रिएक्शंस को कंप्लीट मान लेते हैं, सेकंड स्टेप को काउंटेबल नहीं करते। सेकंड स्टेप बहुत ही कम टाइम में सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। क्यों, तो फर्स्ट स्टेप में यदि रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो रिएक्शंस को कंप्लीट मान लिया जाता है। ठीक है ना, सेकंड स्टेप में यदि कुछ चेंजेस वगैरह भी कर दिए गए तब भी इसके रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये चीज हम लोग लिख चुके हैं, न्यूक्लियोफाइल कम्स इन फास्ट स्टेप। इसके बाद में क्या रेसेमिक मिक्सचर बना था, बिल्कुल बना था। तो हम लोग लिखेंगे रेसेमिक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, रेसेमिक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है इस रिएक्शंस की, ये प्रॉपर्टी स्टीरियो सेलेक्टिविटी, यानी स्टीरियो सेलेक्टिव है ये रिएक्शंस। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी काइनेटिक्स की, है ना। इसकी काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो देखो, ये पॉइंट नंबर 6 मैं यहां पर लिखता हूं। इसकी काइनेटिक्स क्या है बताओ। इसकी काइनेटिक्स ये है कि रेट डिटरमाइन स्टेप ये था, रेट डिटरमाइन स्टेप ये था, फर्स्ट था। क्या फर्स्ट स्टेप में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल का रोल दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, है ना, ओनली इसने किया। तो रेट किस पर डिपेंड कर रही है? इसके ऊपर अकेले पर। तो फर्स्ट स्टेप में रेट केवल इस पर डिपेंड कर रही है ना, इस पर अकेले पर डिपेंड कर रही है। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो रेट ऑफ, अगर मैं यहां पर कोई हेलोजन ले लेता, मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया हेलोजन, यानी कि अक्स ले लिया, तब मैं लिखूंगा
रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एक्स, या हम लिख सकते हैं रेट बराबर K1 आर एक्स। ये होगी इसकी काइनेटिक्स। चलिए फिर पॉइंट नंबर 7 लेते हैं, ठीक है ना। अब 7 में देखिए रिएक्शंस का ऑर्डर कितना है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 1 हो जाएगा, ठीक है। मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, अच्छा इसका ऑर्डर 1 और मोलिकुलरिटी 1 क्यों है, देखिए यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 1 इसलिए है क्योंकि रेट जो है वो केवल 1 मॉलिक्यूल पर ही डिपेंड कर रही है। न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप में आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में रेट ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुकी, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, रेट इस अकेले पर डिपेंड कर रही है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 1, ठीक है। मोलिकुलरिटी 1 क्यों है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। यदि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं तो हम इसकी मोलिकुलरिटी लिखते 2, और यदि 3 करते हैं तो हम लोग लिखते 3, ठीक है। हाँ, इसके ऑर्डर के लिए ध्यान में रखें, अगर ऑर्डर हम वहां से निकालते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल या कितने मॉलिक्यूल पर रेट डिपेंड कर रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल 2 हैं, फर्स्ट स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन रेट किसी एक पर ही डिपेंड कर रही है, तो रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। हम केमिकल काइनेटिक्स में इसको अच्छे से स्टडी ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसकी मोलिकुलरिटी भी जो है वो यहां पर कितनी हो जाएगी, 1 इसकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 8, वो क्या है, पीपी सॉल्वेंट। रिएक्शंस SN1 जो रिएक्शन होती है, वैसे भी जनरली सोल्वोलिसिस रिएक्शंस होती हैं ज़्यादा, तो पीपी सॉल्वेंट जो है SN1 को फेवर करता है। पीपी सॉल्वेंट जो है वो SN1 को फेवर करता है, पीपी सॉल्वेंट फेवर SN1, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल वगैरह को आयोनाइज्ड जो है करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो पीपी सॉल्वेंट जो है वो SN1 को फेवर करता है, ठीक है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं यहां पर जो है कोई एक पॉइंट हम ये और नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूं कि वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1। स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करता, क्योंकि वीक अगर करेगा तो वो आराम से टेक करेगा। वीक न्यूक्लियोफाइल जो आराम से टेक करेगा, मतलब लिविंग ग्रुप को निकलने के लिए आराम से मौका मिलेगा कि भैया तू आराम से निकल जा, मैं बाद में बॉन्ड की फॉर्मेशन करता हूं। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहा तो वो जस्ट अटैक करेगा, इसके निकलने के साथ में ही बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी हो जाएगी, यानी दोनों काम साथ में हो जाएंगे। तो अगर वो जस्ट अटैक करता है तब तो रिएक्शन हो जाएगी SN2, ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN2 को फेवर करते हैं कि बॉन्ड की फॉर्मेशन भी करते हैं और उसी टाइम लिविंग ग्रुप भी निकलता है, दोनों काम साथ में होते हैं। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। यहां पर वीक चाहिए कि आराम से निकले, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बने और फिर ये आकर के अटैक करें। यानी न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। वीक न्यूक्लियोफाइल के हम एग्जांपल्स पिछले लेक्चर के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं, जैसे कि H2O, जैसे कि अल्कोहल, या फिर जैसे कि एसिटिक एसिड वगैरह है, ठीक है। चलिए अगर इसका पीई डायग्राम देखें, तो पी डायग्राम देखिए कैसा बनेगा। ये मैंने इस टाइप से एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं रिएक्शंस कोऑर्डिनेट या रिएक्शंस प्रोग्रेस, बात एक ही है। तो इसका ग्राफ इस टाइप का बनता है। SN1 में जो है 2 और मोर देन 2 पीक बनती हैं, है ना, इस टाइप से। ये देखिए रिएक्शंस जब स्टार्ट की तब यहां पर हमने लिया था RX प्लस न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन जब स्टार्ट की तब हमने लिया था यहां पर RX प्लस न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद में रिएक्शंस प्रोग्रेस हुई तो एक TS बनी, फर्स्ट TS बनी TS1, ठीक है। TS1 की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि जो इंटरमीडिएट है वो ये है, इंटरमीडिएट की एनर्जी ये है ना। जो इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन जो बना है उसकी एनर्जी ये है, तो TS की एनर्जी इंटरमीडिएट से ज्यादा होगी और इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका ग्राफ जो है वो इस टाइप का बना है। देखिए यहां पर लोवेस्ट शो किया गया है, ठीक है।
इसके बाद ये फर्स्ट टीएस थी, फिर सेकंड टीएस, ये हमारी आ गई TS2। हम आगे भी रिएक्शंस के अंदर एग्जांपल ले लेके समझते रहेंगे क्यों इसको, ग्राफ को। ये बन गई हमारी TS2। तो फर्स्ट इंटरमीडिएट के बाद में TS2 बनी थी, तो TS2 की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ये फर्स्ट TS बनी थी इन दोनों के बीच में, ये आ गई। सेकंड TS बनी थी ये इन दोनों के बीच में, जो कि ये आ गई। अब मैंने ये ऊपर नीचे करके क्यों बनाया है, बिल्कुल अगर दोनों TS की पीक यदि इक्वल हुई तो रिएक्शंस दोनों ओर जा सकती है, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी। तो इस साइड में देखिए पीक ज्यादा ऊपर और इस साइड में थोड़ा नीचे है, यानी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। दोनों इक्वल हुई तो इसकी बैकवर्ड जाने की पॉसिबिलिटी भी बनी रहेगी। इसलिए इस साइड का एनर्जी जो डायग्राम है वो थोड़ा सा नीचे है कि रिएक्शंस जो है ऑलरेडी फॉरवर्ड आ रही है। उसके बाद में यहां पर आकर के जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। प्रोडक्ट की एनर्जी या यूं कहीं प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है, इसलिए इसका जो लेवल है वो थोड़ा और नीचे आ गया, तो प्रोडक्ट यहां लिखा जाएगा, ठीक है। हम इनको जो है वो और भी आगे एग्जांपल लेकर के जो है वो अच्छे से इनको समझेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इस ग्राफ से इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकते हैं।